हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्री एकेडमी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में मध्य प्रदेश पीएससी या फिर एमपीएसआई एमपी पटवारी में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान नहीं है? तो देखिए, आपके ऑप्शन में दिया है दलहन, सोयाबीन, कपास और चना। तो दलहन आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश में जो दालों का प्रोडक्शन होता है वो बहुत अधिक होता है। तो दलहन में तो मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। सोया स्टेट मध्य प्रदेश को बोला जाता है, तो नो डाउट कि सोयाबीन में भी मध्य प्रदेश का फर्स्ट रैंक है। और चने का उत्पादन भी मध्य प्रदेश में अधिक होता है। लेकिन कपास आपने हमेशा देखा होगा कि जो कपास होता है वो महाराष्ट्र का फर्स्ट रैंक आता है, ना कि मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कपास। फिर सेकंड क्वेश्चन है, फॉसिल नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फॉसिल नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण नेशनल पार्क है। ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है, याद रखिएगा। और ये सबसे छोटा जो नेशनल पार्क है वो फॉसिल नेशनल पार्क ही है। मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा चंबल नदी द्वारा बनती है। जो डिंडोरी वाला है जो पार्क है वो सबसे छोटा है, लेकिन फॉसिल नेशनल पार्क से भी बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं, तो याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश की सीमा चंबल नदी के द्वारा बनती है। आप जानते हैं, आपने मध्य प्रदेश का मैप देखा होगा, तो इस तरीके से कुछ हेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से बनता है। तो यहाँ पर क्या है, चंबल नदी है। तो चंबल नदी जो है वो उत्तरी सीमा डिसाइड करती है। इसी प्रकार दक्षिण की सीमा कौन सी नदी डिसाइड करती है? तो मध्य प्रदेश का मैप हम रफली बना लेते हैं ताकि हम थोड़ा मैप से समझ सकें इसको। इस तरीके से कुछ यदि मध्य प्रदेश का मैप रहता है तो उत्तरी सीमा तो चंबल नदी डिसाइड करती है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछा गया है कि दक्षिणी सीमा कौन सी नदी डिसाइड करती है। तो क्या आप बता सकते हैं कौन सी नदी है जो दक्षिणी सीमा डिसाइड करती है? आंसर है गोदावरी नदी। याद रखिएगा, गोदावरी नदी है दक्षिणी सीमा क्या करती है, डिसाइड करती है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, बैनगंगा और वर्धा। जो बैनगंगा और वर्धा नदी मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है? ये प्रश्न आ चुका है, उसे कहा जाता है प्राणहिता। इनका जो संगम कहलाता है वो प्राणहिता कहलाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले के किस गांव को पूर्णतः सोलर एनर्जी वाला गांव घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? कस्तूरबा ग्राम है, भोपाल के पास ये स्थित है, याद रखिएगा इसको। मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जहां पर अफीम का उत्पादन होता है। अफीम एक नशा करने वाला पदार्थ होता है, याद रखिएगा। तो अफीम कहाँ पर होता है? अफीम का जो नशा होता है ना वो धीरे धीरे होता है, मंद मंद होता है। पहले व्यक्ति थोड़ी थोड़ी अफीम लेना शुरू करता है, फिर उसको धीरे धीरे उसकी आदत हो जाती है। तो आप कभी भी लाइफ में नहीं भूलेंगे आपकी मध्य प्रदेश में मंदसौर में क्या होता है? अफीम होता है। तो याद रखिएगा, मंदसौर में धीरे धीरे अफीम का उत्पादन होता है और फिर लोगों की इसकी आदत हो जाती है। मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष बरगद है और राजकीय पक्षी दूधराज है। तो आपको बताना है कि राजकीय पशु कौन सा है। तो जो मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है वो कौन सा है? बारहसिंगा है। और ये बारहसिंगा ब्रेडरी प्रजाति का होता है, जो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है? कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कान्हा नेशनल पार्क की बात आई है तो कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। और इसका जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है 955 किलोमीटर लगभग में ये फैला हुआ है, याद रखिएगा। और इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है कि जो कान्हा नेशनल पार्क है यहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के क्या पाए जाते हैं? बारहसिंगा पाए जाते हैं। 1955 में इसको नेशनल पार्क बनाया गया था। टाइगर रिजर्व का दर्जा कब दिया गया है ये आप बताएंगे, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। मध्य प्रदेश के किस जिले को भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है? तो ग्वालियर का किला है। ग्वालियर के किले का निर्माण राजा सूरत सेन ने करवाया था, ये भी आपको याद रखना है। और इसे क्या कहा जाता है? भारत का जिब्राल्टर कहा जाता है। मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा ढांचा अपनाया गया है? तो मध्य प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया है। ये त्रिस्तरीय ढांचे की जो संरचना थी वो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दी थी। 1957 में कमेटी बनी थी, जो कि 1958-59 में रिपोर्ट सबमिट की गई थी।
त्रिस्तरीय पंचायती राज में ग्रामीण स्तर पर, फिर ब्लॉक स्तर पर, फिर जिले स्तर पर क्या होती है, 3 भागों में संरचना को विभाजित किया जाता है। एक और समिति बनी थी अशोक मेहता समिति, ये आपको याद रखना है। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज लागू करने की बात की थी। और पंचायती राज को जो स्टेटस प्राप्त हुआ था संवैधानिक, वो कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर प्राप्त हुआ था, तो सिंघवी समिति की रिकमेंडेशन पर 1986 में ये बनी थी। 1986 में सिंघवी समिति ने क्या बोला था कि पंचायती राज को जो है किस तरीके से संवैधानिक स्टेटस मिलना चाहिए। फिर आपको एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो 11वीं अनुसूची ग्रामीण पंचायती राज से रिलेटेड है, जबकि जो 12वीं पंचायती राज जो 12वीं अनुसूची है वो किससे है, वो नगरीय पंचायती राज से रिलेटेड है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो 11, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है। मतलब कितने विषय हो जाएंगे, 29 विषय हो जाएंगे। और जो 12वीं अनुसूची है उसमें कितने विषय हैं, उसमें 18 विषय हैं। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश उत्सव प्रति वर्ष, सबसे पहली बात तो यही है कि आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है। आपको पहला ऑप्शन दिया जाएगा भोपाल, और हमें ऐसा लगेगा कि राजधानी है तो यहीं पर सारे उत्सव होते हैं, तो इस उत्सव का आयोजन भी भोपाल में होगा। लेकिन आंसर भोपाल नहीं है, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है, और ये आयोजन कब से किया जा रहा है, तो 1981 में। याद रखिएगा 1981 से मध्य प्रदेश उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के किस नगर को मध्य भारत के मुंबई की संज्ञा दी जाती है। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि मिनी बॉम्बे या मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की इंडस्ट्रियल कैपिटल इंदौर। इंदौर का कुछ अलग ही दौर होता है, मुंबई के जैसा ही है, इसे हम मिनी मुंबई कह सकते हैं, तो याद रखिएगा इंदौर। मध्य प्रदेश में बालाघाट का मलाज खंड क्षेत्र किस खनिज के उत्पादन से रिलेटेड है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। बालाघाट जो है वो कॉपर के प्रोडक्शन के लिए काफ़ी अधिक फेमस है। इसके अतिरिक्त जो है मैग्नीज, इसे क्या कहा जाता है, मलाज खंड को मैग्नीज नगरी भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आंसर होगा मैग्नीज। मध्य प्रदेश के किस स्थान में जैन धर्मावलंबियों का तीर्थ 52 गजा है, तो 52 गजा, इसके नाम में ही आंसर है बड़वानी। याद रखिएगा बड़वानी में भगवान आदिनाथ, जिन्हें प्रथम तीर्थंकर भी कहा जाता है, इनका दूसरा नाम कौन सा है, तो दूसरा नाम है ऋषभदेव। जिनका जो चिन्ह है वो कौन सा चिन्ह है, तो पहले ऋषभनाथ जी हैं जिनका चिन्ह है बैल। याद रखिएगा। अब जैन धर्म की बात आई है तो कुछ फैक्ट आपको पता होने चाहिए, जैसे कि जैन धर्म, तो जो जिन मतलब जैन धर्म में होता है भगवान, इसलिए आपने देखा होगा जय जिनेन्द्र या जिन शासन बोला जाता है, तो वो जैन धर्म में बोला जाता है। और आपसे पूछ सकते हैं कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकरों के बारे में मिलता है पढ़ने के लिए, तो 24 तीर्थंकर, जिसमें जो पहले तीर्थंकर थे वो भगवान आदिनाथ या ऋषभदेव थे। जो 24वें तीर्थंकर हैं जिन्हें शासन नायक कहा जाता है वो है महावीर भगवान, और इनका चिन्ह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इनका चिन्ह होता है सह। याद रखिएगा। फिर जैन धर्म में 3 दर्शन की बात की जाती है, जो आप एथिक्स में भी पढ़ते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। जिस तरीके से बुद्ध धर्म में हम दर्शन पढ़ते हैं वैसे ही जैन धर्म में दर्शन होते हैं। जैन धर्म के ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर बात की जा रही थी कि 52 गजा कहाँ पर स्थित है, तो ये बड़वानी में स्थित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में कौन सी जनजाति अपने को राजपूत मानती है, तो जो जनजाति है कोरकू वो अपने आप को राजपूत मानती है। मध्य प्रदेश के किस स्थान को प्रथम पर्यटन स्थल घोषित किया गया, तो प्रथम पर्यटन स्थल घोषित किया गया है वो कौन सा स्थान है, शिवपुरी। याद रखिएगा शिवपुरी को प्रथम पर्यटन स्थल घोषित किया गया। अगर आप लोगों ने अभी करंट अफेयर में एक मुद्दा देखा होगा कि जो सम्मेद शिखर जी है, जो जैन धर्म का सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, उस सम्मेद शिखर जी को अभी झारखंड, चूंकि सम्मेद शिखर जी झारखंड में आता है, छोटा नागपुर का पठार आपने सुना होगा कि छोटा नागपुर का जो पठार है वो जिसे भारत का रूर कहा जाता है, जहाँ पर बहुत अधिक मिनरल्स मिलते हैं, तो छोटा नागपुर के जो पठार की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो है पारसनाथ। ये वही पारसनाथ हैं जो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हैं और जिन्होंने सम्मित शिखर जी से मोक्ष प्राप्त किया था। तो अभी जो झारखंड गवर्नमेंट है, झारखंड गवर्नमेंट ने क्या किया है
कि शिखर जी को टूरिज्म सेक्टर घोषित करने की बात की है। अभी ये बात की है, इस पर कोई पॉलिसी नहीं बनी है, लेकिन जो जैन धर्म के अनुयायी हैं उन्होंने क्या किया है, इसका विरोध किया है। क्योंकि किसी भी तीर्थ क्षेत्र को यदि आप टूरिज्म क्षेत्र घोषित कर देंगे तो फिर वहाँ पर पर्यटकों की आवाजाही होगी और फिर वो आस्था का स्थल ना होकर एक टूरिज्म सेक्टर बन जाएगा जहाँ पर लोग मनोरंजन चाहेंगे। और फिर आप जानते हैं कि मनोरंजन बिना शराब, बिना संगीत, बिना म्यूजिक और बिना फूहड़ता के नहीं हो पाता है। तो एक तरीके से जैन धर्म की आस्था के स्थल को पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है। आप देखते रहिएगा, ये काफ़ी चर्चा में मुद्दा है। अगर आप पीएससी का इंटरव्यू देने वाले हैं और अगर आप जैन हैं तो आपसे ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, या आप जैन नहीं भी हैं तो भी इस मुद्दे के बारे में जो एथिकल डिलेमा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अभी करंट अफेयर का मुद्दा था इसलिए मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में कौन सी फसल बोई जाती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल है धान, याद रखिएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में मिला हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का कितना है? तो 9.37 या 38, याद रखिएगा। जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है वो कुल भारत के क्षेत्रफल का 9.37 है। अब यहाँ पर ऑप्शन में 37 दिया है तो हम इसी को मानेंगे। देश के 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा मिलती है। बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य में मध्य प्रदेश की सीमा नहीं छूती है? तो देखिए, ये सब मैप के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको मध्य प्रदेश का रफली मैप बनाना भी आता है तो कुछ इस तरीके से मध्य प्रदेश का मैप होता है। इसको हम थोड़ा मैप से समझ लेते हैं ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो मध्य प्रदेश की सीमा यूपी से लगेगी। और कौन कौन से स्टेट हैं यहाँ पर? गुजरात से लगेगी, छत्तीसगढ़ से लगेगी, महाराष्ट्र से लगेगी। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है वो वेस्ट बंगाल, अगर हम भारत की मैप की बात करते हैं तो यहाँ आता है। तो यहाँ मध्य प्रदेश की सीमा टच वेस्ट बंगाल से नहीं करेगी। तो याद रखिएगा, यूपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, यूपी, गुजरात, राजस्थान से भी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है और गुजरात से भी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यहाँ पर महाराष्ट्र से लगती है, यूपी से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है। लेकिन पश्चिम बंगाल से मध्य प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। तो यहाँ पर आंसर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? तो 1905 से हुआ है विद्युत उत्पादन। फिर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के लिए सर्वप्रथम विद्युत योजना किसने बनाई थी? तो वो थे हेनरी हावर्ड। हेनरी हावर्ड ने सबसे पहले मध्य प्रदेश के लिए योजना तैयार की थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? तो वो है राजस्थान। और राजस्थान के बाद जो क्षेत्रफल अधिक है वो किस राज्य का है? वो मध्य प्रदेश का है। तो याद रखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो विद्युत अनुसंधान केंद्र भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। जबलपुर मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी है, याद रखिएगा। और इसको संस्कार धानी बोलने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। फिर बात करते हैं विदिशा की, तो जो बेस नगर है वो विदिशा में स्थित है, याद रखिएगा। और विदिशा से एक महान व्यक्तित्व का संबंध है, वो है कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और इंदौर मध्य प्रदेश की जो है इंडस्ट्रियल कैपिटल है, इसको भी याद रखिएगा। इसे मिनी मुंबई के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता किस ऊर्जा पर है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक निर्भरता तो ताप विद्युत ऊर्जा पर है। मध्य प्रदेश सोलर एनर्जी के रूप में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अभी सोलर एनर्जी के प्रोडक्शन में जो नंबर 1 पर है वो है राजस्थान, याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश में जो सोलर सिटी बनाई जा रही है, तो सोलर सिटी बनने वाली है कौन सा पर्यटन स्थल? वो है सांची। अब बात सांची की आई है तो यहाँ पर आपको यूनेस्को हेरिटेज भी पता होने चाहिए। मध्य प्रदेश में जो यूनेस्को हेरिटेज स्थल हैं वो मुख्यतः 3 स्थल हैं। 3 स्थलों में पहला है खजुराहो, जिसे 1986 में क्या किया गया था? शामिल किया गया था, याद रखिएगा। और दूसरा है सांची और तीसरा है भीमबेटका। जो सांची है, सांची को कब किया गया था? 1989 में किया गया था। और भीमबेटका को 2003 में किया गया था। जो सांची है और भीमबेटका है, तो सांची और भीमबेटका
ये दोनों कहाँ पर स्थित हैं, तो ये रायसेन जिले में स्थित हैं, याद रखिएगा। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। सांची जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर गौतम बुद्ध जी की जो अस्थियां हैं वो रखी हुई हैं। और भीमबेटका में क्या है, गुफाएं हैं जो फेमस हैं। राजघाट विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है, तो राजघाट विद्युत परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है। जो बेतवा नदी है वो किस नदी की सहायक नदी है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। और बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से भारत में प्रदूषण का स्तर गंगा नदी में है, उसी प्रकार का प्रदूषण का स्तर मध्य प्रदेश में बेतवा नदी का है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जल विद्युत उत्पन्न नहीं की जाती है, तो जो पेंच है वहां पर भी की जाती है, गांधी सागर में भी की जाती है और जवाहर सागर में भी की जाती है, लेकिन नेपाल नगर में नहीं की जाती है। याद रखिएगा, जब भी चंबल नदी की बात आएगी तो चंबल नदी में आपको याद रखना है गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। गांधी सागर, जवाहर सागर और राणा सागर। जो गांधी सागर डैम है वो कहाँ पर स्थित है, वो मंदसौर में स्थित है। और जो राणा सागर और जवाहर सागर है ये राजस्थान में स्थित है। भारत में सबसे अधिक विश्वविद्यालय किस स्टेट में है, तो यूपी में। अगर जनसंख्या की मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूपी में अधिक है, तो ये भी आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश में किस जाति में घोटुल प्रथा पाई जाती है, तो घोटुल प्रथा किस जाति में पाई जाती है, तो मुड़िया में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये प्रश्न MPPSC पूछ चुका है, तो फिर से भी क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। अब मध्य प्रदेश में जनजाति की बात आई है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें आपको याद रखना है जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश में बहुत अधिक संख्या में पाई जाती है। लेकिन अगर जनसंख्या समूह की बात की जाती है तो समूह में अधिक पाई जाती है गौंड। ये भी आपको याद रखना है, गौंड आपको मंडला के आसपास वाले जिलों में मिल जाएगी। और इसके अतिरिक्त जो बहुत सारी जैसे बैगा हो जाएगी, कोरकू हो जाएगी, और भी जनजातियां जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं, तो इनके नाम आपको अच्छे से पढ़ना है। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली कर्क रेखा किस नदी से समानांतर होकर गुजरती है, तो मध्य प्रदेश में आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में बीच से कर्क रेखा निकलती है। तो जो कर्क रेखा है ये किस नदी के समानांतर बहती है, तो ये नर्मदा नदी के समानांतर बहती है। अब नर्मदा नदी का नाम आया है तो नर्मदा नदी से रिलेटेड आपको सारे फैक्ट पता होने चाहिए कि जो नर्मदा नदी है वो कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक के पुष्पराजगढ़ तहसील से निकलती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो 13-12 किलोमीटर है, लेकिन अगर बात MP में की जाए तो इसकी जो लंबाई है वो 1077 किलोमीटर है। ये भी आपको याद रखना है। नर्मदा नदी की जो 42 मुख्यतः सहायक नदियां हैं, जिसमें दाएं और बाएं अलग अलग सहायक नदियां हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर है, तो कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, भेड़ा घाट है, ये सब नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन कौन से शहर नर्मदा नदी के किनारे हैं, तो मंडला हो जाएगा, जबलपुर हो जाएगा, नेमावर हो जाएगा। इस तरीके से आपसे बहुत सारे ऐसे शहर, होशंगाबाद हो जाएगा, तो ये सभी क्या है, नर्मदा नदी के किनारे हैं। नर्मदा नदी के लिए अभी जब वो परिक्रमा हुई थी तो उसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। माँ नर्मदा के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो माँ नर्मदा है, रीवा है, नामोदास है। और मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, जीवन दायिनी नदी कहा जाता है। या अन्य जो नाम है वो नर्मदा नदी के पूछ सकते हैं कि जो नर्मदा नदी है इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा और गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इतने फैक्ट आपको नर्मदा नदी से संबंधित पता होने चाहिए। फिर मध्य प्रदेश का संपूर्ण साक्षर जिला कौन सा बन चुका है, तो जबलपुर तो पहले से था, इंदौर भी मध्य प्रदेश का संपूर्ण साक्षर जिला है। लेकिन अभी आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो मंडला से पूछा जाएगा, क्योंकि मंडला मध्य प्रदेश का ऐसा जिला बन गया है जो 100% कार्यात्मक साक्षर है। क्योंकि मंडला में जनजाति जनसंख्या अधिक है, लेकिन फिर भी वहां पर 100% कार्यात्मक साक्षरता का खिताब किसने प्राप्त किया है, मंडला ने प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश के किस नगर से होकर कर्क रेखा गुजरती है, या क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी राजधानी है जो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, तो वो भोपाल है, याद रखिएगा। तो ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है।